कहानी की शुरुआत में हमें एक कार को दिखाया जाता है। इस कार के अंदर 6 दोस्त बैठे होते हैं जो अपनी ट्रिप को लेकर बहुत खुश और एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी अचानक उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज होने की वजह से कार हल्का सा बेकाबू हो जाती है और कुछ लोगों को मामूली चोट भी लगती है। हालांकि सभी किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं। अब एक एक करके सब लोग कार से बाहर निकलते हैं। तब हमें पता चलता है कि इस ग्रुप में 3 लड़कियां हैं जिनके नाम कैरन, जॉडी और सैरा है, और 3 लड़के हैं जिनके नाम टॉड, जेफ और एरिक है। ये सभी टॉड की बहन की शादी में जा रहे होते हैं। लेकिन शादी एक ऐसी छोटी और सुनसान जगह पे हो रही है जहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते हैं। इसी वजह से ये रास्ता पूरी तरह वीरान है। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखती और उनकी मदद के लिए आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि खुद हमें ही ये टायर बदलना होगा। टॉड गाड़ी से एक्स्ट्रा टायर निकालता है और उसे लगाने लगता है। जेफ और एरिक भी उसकी मदद करने लगता है। तभी हम सैरा को देखते हैं जो इस मौके पर भी सबके साथ सेल्फी लेना चाहती है। वो सबके साथ तस्वीरें खींचती है और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की कोशिश करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। अब नेटवर्क ढूंढने के लिए सैरा थोड़ा दूर चली जाती है। जैसे ही वो सड़क से हटकर थोड़ी दूर पर पहुँचती है उसके फोन में सिग्नल आ जाता है। दूसरी तरफ कैरन और जॉडी धूप से परेशान होकर गाड़ी के पीछे जाकर बैठ जाती है। उधर जेफ मजाक करते हुए पास के जंगलों की तरफ टहलने के लिए चला जाता है। अब टायर बदलते समय अचानक टॉड को पता चलता है कि टायर अपने आप पंक्चर नहीं हुआ था बल्कि उसमें किसी ने गोली मारी थी। ये देखकर वो चौंक जाता है। तभी उसकी नजर सड़क की तरफ जाती है। वो देखता है कि पुराना टायर धीरे धीरे लुढ़कता हुआ सड़क की ओर जा रहा है। वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। उसी समय सैरा एक बार फिर अपना फोन चेक करती है। इसी बीच सैरा की नजर जेफ पे पड़ती है। जैसे ही वो जेफ को ध्यान से देखती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जेफ के सिर में किसी ने गोली मार दी है। ये नजारा देखकर सैरा की आवाज तक नहीं निकल पाती। वो बिल्कुल थम सी जाती है। उसी समय टॉड उसकी तरफ आने लगता है। वो देखता है कि सैरा बहुत घबराई हुई है, इसीलिए उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। लेकिन तभी एक और गोली चलती है और इस बार सीधा गोली सैरा को लगती है। ये देखकर बाकी सभी दोस्त दंग रह जाते हैं। यहाँ पे सारे लोग देखते हैं कि गोली उसकी दाईं आंख में लगी है। वो कुछ ही कदम चल पाती है कि तभी एक और गोली उसके सिर पर आकर लगती है और यहीं पे सैरा की मौत हो जाती है। ये सब देखकर कैरन बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन वो जल्दी ही समझ जाती है कि पास में कहीं कोई स्नाइपर मौजूद है। वो जोर से चिल्लाकर अपने दोस्तों से कहती है कि तुरंत गाड़ी के पीछे छुप जाओ। कैरन और जॉडी फौरन कार के पीछे जाकर छुप जाती है। वहीं टॉड को अभी पूरी बात समझ नहीं आती, लेकिन उसे भी खतरे का आभास हो जाता है। वो भी भागकर गाड़ी के पीछे आने की कोशिश करता है। तभी स्नाइपर उस पर भी गोली चला देता है। गोली उसके कंधे पे लगती है जिससे वो नीचे गिर पड़ता है, लेकिन किसी तरह रेंगते हुए गाड़ी के पीछे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एरिक जो जंगल की तरफ गया हुआ था, गोलियों की आवाज सुनकर भागता हुआ वापस आने लगता है। लेकिन स्नाइपर लगातार फायरिंग कर रहा होता है, इसीलिए एरिक रास्ते में पड़े एक कटे हुए पेड़ के पीछे छिप जाता है। अब वो चाहकर भी अपने दोस्तों तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ पे सारे लोग डर जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि स्नाइपर ने जानबूझकर उनके टायर पर गोली मारी थी ताकि वो कार रोकने पर मजबूर हो और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जा सके। कैरन हालत को समझने की कोशिश करती है। वो एक मिलिट्री फैमिली से आती है, इसीलिए उसे हथियारों और ऐसी परिस्थितियों की थोड़ी जानकारी है। वो कहती है कि स्नाइपर ने अपनी बंदूक पर साइलेंसर लगाया हुआ है ताकि उसकी लोकेशन का पता न चल सके, और अगर वो अभी उन्हें साफ साफ नहीं देख पा रहा तो इसका मतलब है कि वो काफी दूर कहीं छिपा हुआ है। इतना कहने के बाद कैरन टॉड के कंधे पर घाव देखती है। उसे समझ आ जाता है कि ये घाव गंभीर है और अगर जल्दी इसका इलाज नहीं हुआ तो हालत और खराब हो सकती है। दूसरी तरफ एरिक अकेला पेड़ के पीछे लाचार पड़ा है। वो चाहकर भी गाड़ी के पीछे छुपे अपने दोस्तों तक नहीं पहुंच पा रहा। तभी टॉड दर्द में कराहते हुए कहता है कि टायर तो लगा दिया गया है, लेकिन अभी उसके सारे स्क्रू टाइट करने बाकी है। इसके लिए थोड़ा और समय चाहिए होगा। लेकिन सब जानते हैं उसके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब समस्या ये थी कि वो टायर के स्क्रू टाइट नहीं कर सकते थे, वरना वो स्नाइपर उन्हें वहीं मार गिराता। तभी कैरन को याद आता है कि यहाँ से करीब 3 मीटर की दूरी पर उसके फोन में नेटवर्क आया था। वो कहती है कि अगर किसी तरह वो उस जगह तक पहुँच जाएं और पुलिस से कांटेक्ट कर लें तो शायद उनकी जान बच सकती है। अब यहाँ पे सभी फिर से अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। कैरन एक सेल्फी स्टिक निकालती है और उस पर अपना फोन लगा देती है। फिर वो गूगल असिस्टेंट ऑन करती है और फोन को धीरे धीरे अपने छुपने की जगह से बाहर बढ़ाने लगती है। अब कुछ ही सेकंड बाद सच में फोन में सिग्नल आ जाता है, लेकिन जैसे ही कैरन 911 डायल करने वाली होती है स्नाइपर गोली चला देता है। गोली सीधे फोन पर लगती है और फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सभी फिर से डर जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ चुका है कि अगर जिंदा बचना है तो हमें प्लान बनाते रहना होगा। तभी टॉड कहता है कि उन्हें गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले उन्हें कार को न्यूट्रल में डालना होगा। अगर कार न्यूट्रल में आ गई तो वो सब मिलकर उसे धक्का देकर उस जगह तक ले जा सकते हैं जहाँ पे नेटवर्क आता है। लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी है। कैरन कहती है कि वो स्नाइपर का ध्यान भटकाएगी। दूसरी तरफ जॉडी अपना फोन तैयार रखती है ताकि जैसे स्नाइपर गोली चलाए वो उस फ्लैश या आवाज की दिशा रिकॉर्ड कर सके और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सके। अब टॉड चाबी लेकर तैयार हो जाता है कि वो गाड़ी के अंदर घुसेगा और उसे न्यूट्रल में डालेगा। प्लान के मुताबिक
मुताबिक टॉड धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगता है। कैरन अपना हाथ ऊपर करके जानबूझकर हलचल करती है ताकि स्नाइपर का ध्यान उसकी तरफ जाए। उसी समय जॉडी रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है, लेकिन स्नाइपर बहुत चालाक होता है। जैसे ही टॉड गाड़ी के अंदर घुसता है, स्नाइपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियां लगातार कार पर बरसने लगती है। टॉड के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता। मजबूरन उसे बिना गाड़ी को न्यूट्रल में डाले ही वापस भागकर अपनी जगह पर आना पड़ता है। अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, लेकिन इनके लिए एक अच्छी खबर ये होती है कि जोडी ने रिकॉर्डिंग में स्नाइपर की लोकेशन कैद कर ली है। वीडियो को ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि स्नाइपर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा है और वहीं से वो निशाना लगा रहा है। इसी वजह से उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और वो इतना सटीक फायरिंग कर पा रहा था। अब टॉड और भी बेचैन हो जाता है। वो किसी भी हाल में गाड़ी को न्यूट्रल करना चाहता है। तभी उसकी नजर गाड़ी के टूल बॉक्स पे पड़ती है। वो मौका देखकर तेजी से भागता है, टूल बॉक्स उठाता है और वापस आ जाता है। इसके बाद वो टूल बॉक्स के ढक्कन को ढाल की तरह अपने हाथ पर बांध लेता है ताकि अगली बार जब वो गाड़ी के अंदर जाए और स्नाइपर उस पर गोली चलाए तो उसे थोड़ा बचाव मिल सके। अब सभी दोबारा अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्नाइपर को अंदाजा नहीं होता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। टॉड दोनों लड़कियों को अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है और खुद हिम्मत जुटाकर गाड़ी के अंदर घुस जाता है। इस बार वो तेजी से गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देता है, लेकिन तभी स्नाइपर उन्हें देख लेता है और तुरंत टॉड पर गोली चला देता है। गोली लगते ही टॉड बाहर गिर पड़ता है। हालांकि इस बार गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी होती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कैरन और जोडी अकेली गाड़ी को पीछे धक्का नहीं दे पा रही होती है। ऊपर से सड़क आगे की तरफ ढलान होती है, इसीलिए गाड़ी उल्टा आगे की तरफ लुढ़कने लगती है। दोनों लड़कियां पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन गाड़ी उनके काबू से बाहर हो जाती है। इसी बीच जोडी पीछे की तरफ पहुंच जाती है और गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। तभी एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। दरअसल टायर के बोल्ट अभी पूरी तरह टाइट नहीं किए गए थे, इसीलिए टायर निकलकर अलग हो जाता है और गाड़ी झटके से रुक जाती है। कैरन गुस्से में जोडी पर चिल्लाती है और उसे तुरंत वापस आने को कहती है। वो नोटिस करती है कि स्नाइपर कुछ सेकंड से गोली नहीं चला रहा। वो समझ जाती है कि शायद वो रिलोड कर रहा है। वो जोडी से कहती है कि शायद वो रिलोड कर रहा है, इसीलिए तुम्हें अभी भागना होगा। दूसरी तरफ एरिक भी ये सब सुन लेता है और मौका पाकर अपनी जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्नाइपर फिर से एक्टिव हो जाता है। इस बार वो गोली चलाता है एरिक पर और गोली सीधे उसके पैर में आकर लगती है। एरिक दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। वो तड़प रहा होता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि स्नाइपर उस पर दूसरी गोली नहीं चलाता। अब यहाँ ये साफ हो जाता है कि वो चाहता है कि एरिक धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरे और बाकी लोग ये सब देखते रहे। ये मंजर देखकर बाकी तीनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उनकी नजर गाड़ी के अंदर पड़ी एक पानी की बोतल पर जाती है। यहाँ पे सबको तेज प्यास भी लगी होती है। बड़ी मुश्किल से वो बोतल को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बोतल में पानी बहुत कम बचा होता है, लेकिन फिर भी कैरन, जोडी और टॉड थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। अब क्योंकि एरिक भी प्यासा होता है, इसीलिए बोतल उसकी तरफ फेंक देते हैं। अब जैसे ही एरिक पानी पीने की कोशिश करता है, स्नाइपर उसके हाथ पर गोली चला देता है। गोली लगते ही एरिक फिर से दर्द में तड़पने लगता है। इसके बाद हमें स्नाइपर को दिखाया जाता है जो पेड़ पर आराम से बैठा हुआ खाना खा रहा है, पानी पी रहा है और दूर से इन लोगों को तड़पता हुआ देखकर उसे अजीब सा आनंद मिल रहा है। उसके लिए ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक खेल है। अब यहाँ पे समय धीरे धीरे बीतने लगता है। हालात और भी बदतर होते जाते हैं। अब कुछ देर के बाद जोडी को पेशाब लगती है। वो जानती है कि वो कहीं और नहीं जा सकती। मजबूरी में उसे वहीं गाड़ी के पीछे सबके सामने पेशाब करना पड़ता है। अब यहाँ पे टॉड पूरी तरह टूट चुका है। वो सेरा को मिस कर रहा है। उसे लगने लगता है कि शायद वो जिंदा नहीं बचेगा और वो सेरा के बिना जी भी नहीं सकता। अचानक वो खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ने लगता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे सेरा आगे बढ़ी थी। वो जाकर सेरा के लाश के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर कैरन और जोडी हैरान रह जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि स्नाइपर अभी तक गोली नहीं चलाया था। उसी समय एरिक जो घायल पड़ा है दूर से एक भेड़िए को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि अगर भेड़िया उसे मार देगा तो शायद उसकी मौत जल्दी हो जाएगी और उसे इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ टॉड अभी भी सड़क के बीच खड़ा है। वो चाहता है कि स्नाइपर उसे गोली मार दे, लेकिन तभी दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। टॉड की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वो जोर जोर से हाथ हिलाकर उन्हें रोकने की इशारा करता है और चिल्लाकर कहता है कि पुलिस को कॉल करे, लेकिन जैसे ही स्नाइपर ये सब देखता है वो तुरंत गोली चला देता है। गोली टॉड को लगती है और वो गिरकर सेरा के पास ही ढेर हो जाता है। आखिरी सांस लेते हुए वो सेरा का हाथ पकड़ता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। तभी हम उस दूसरी गाड़ी को देखते हैं। उस गाड़ी में 3 लोग होते हैं, पति पत्नी और उसकी छोटी बेटी। इस समय पत्नी गाड़ी चला रही होती है। वो दूर से ही समझ जाती है कि आगे सड़क पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि सामने सिर्फ लाशें बिखरी है। जैसे ही वो पास आती है स्नाइपर उन्हें भी देख लेता है और बिना देर किए वो गोली चलाता है, जिससे वो गोली सीधे औरत के हाथ पे लगती है। अब दर्द से उसका हाथ झटका खाता है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और जैसे ही वो टॉड की कार के पास पहुंचती है उनकी गाड़ी बुरी तरह पलट जाती है। उसकी गाड़ी सड़क से फिसलकर दूर जाकर गिरती है। ये सब देखकर कैरन और जोडी की बची खुची उम्मीद भी टूट जाती है। उन्हें लगता है कि जो भी यहाँ आता है बस मरने के लिए आता है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो औरत अभी भी जिंदा है और किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल चुकी है। कैरन चिल्लाकर उसे छुपने के लिए कहती है, लेकिन औरत कुछ समझ नहीं पाती। तभी स्नाइपर गोली चलाता है
है और वो औरत वहीं गिरकर मर जाती है। अब कुछ समय के बाद उसका पति भी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो घबराया हुआ अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। कैरन उसे भी चिल्लाकर कहती है कि वो छुप जाए। इसके बाद वो जोर से कहती है कि 911 पर कॉल करो। वो आदमी समझ जाता है। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और 911 डायल करने लगता है। वहीं स्नाइपर को पता चल चुका है कि गाड़ी में कोई और भी जिंदा है, लेकिन उसे वो आदमी साफ दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो एक खतरनाक फैसला करता है। इसीलिए सबसे पहले वो गाड़ी के फ्यूल टैंक पर गोली चलाता है, जिससे टैंक फट जाता है और सारा पेट्रोल बाहर फैल जाता है। इसके बाद वो उस फैले हुए तेल पर गोली चला देता है, जिससे वहाँ जोरदार धमाका होता है। गाड़ी आग के गोले में बदल जाती है। अब यहाँ पे कैरन और जोडी के आंखों के सामने पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। कुछ ही पल बाद वो आदमी जलता हुआ गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके पूरे शरीर में आग लगी होती है। वो सड़क पर तड़पता हुआ कुछ कदम आगे चलता है और वहीं गिरकर मर जाता है। ये मंजर देखकर दोनों लड़कियां अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। तभी उनकी नजर उस आदमी की छोटी बेटी पे पड़ती है, जो अभी भी जिंदा है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही स्नाइपर की नजर उस बच्ची पे पड़ती है, वो दरिंदा उसे भी गोली मार देता है। अब कैरन और जोडी पूरी तरह बिखर चुकी हैं, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से वो सिर्फ और सिर्फ मौतें देख रही है। उन्हें लगने लगता है कि अब उनकी भी मौत दूर नहीं है। यहाँ पे डर, सदमा और बेबसी तीनों मिलकर उनका दिमाग शून्य कर देते हैं। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। तभी कुछ देर के बाद कैरन को एक आइडिया आता है। वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है जल्दी ही अंधेरा होने वाला है, और अगर अंधेरे में हम यहाँ धुआं कर दें तो शायद इससे स्नाइपर को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कैरन की बात सुनकर दोनों अंधेरा होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रात गहराने लगती है, कैरन एक चाकू निकालती है और गाड़ी के सीट्स को काटना शुरू कर देती है। सीट कटते ही उसके अंदर से काफी सारा फोम बाहर निकल आता है। पास ही गाड़ी में गैसोलीन भी मौजूद है। अब उसके पास धुआं पैदा करने का तरीका था। इसके बाद दोनों जब गाड़ी के पीछे जाती है तो उन्हें वहाँ कुछ पानी की बोतलें मिल जाती है। काफी देर बाद उन्हें भरपेट पानी मिलता है। वो जल्दी जल्दी पानी पीती है। फिर जोडी अपना शर्ट उतारती है, उसे फाड़ कर एक टुकड़ा कैरन को देती है और एक खुद रख लेती है, ताकि वो अपने नाक और मुंह को ढक सके, क्योंकि अगर ज्यादा धुआं फैलेगा तो गैस और धुएं से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसके बाद वो सीट के फोम पर गैसोलीन फैलाती है और एक कागज में आग लगाकर उसे सीट पर फेंक देती है। कुछ ही पलों में गाड़ी के अंदर आग भड़क उठती है, जिससे काला धुआं उठने लगता है। लेकिन धुआं उतना घना नहीं होता कि वो आसानी से भाग सके। उन्हें पता है कि स्नाइपर के पास नाइट विजन है, अंधेरे में भी वो साफ साफ देख सकता है। इसीलिए वो लगातार अंदाजे से गोलियां चलाता रहता है। यहाँ पे दोनों धुएं को और गाढ़ा होने का इंतजार कर रही होती है। तभी कैरन दूर सड़क की तरफ देखती है, जहाँ पे उसे पुलिस की गाड़ियों की लाइट्स दिखाई देती है, जो उनकी तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ पे उसे समझ आ जाता है कि उस आदमी ने मरने से पहले 911 पर कॉल कर दिया था। अब कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। वो सड़क पर बिखरी लाशें देखकर समझ जाते हैं कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। इसके बाद वो सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हालात देखकर उन्हें एहसास होता है कि यहाँ और बैकअप की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो स्टेट पुलिस को कॉल करते हैं और यहाँ पे और ज्यादा फोर्स भेजने के लिए कहते हैं। लेकिन वो फोन पर बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक स्नाइपर उन पर हमला कर देता है, जिससे एक गोली सीधे पुलिस अफसर को लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। अब ये देखकर बाकी पुलिस वाले तुरंत कवर लेते हैं और जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां इधर उधर चलने लगती है। अब जिस पुलिस वाले को गोली लगी थी वही गाड़ी चला रहा था। मरते वक्त उसका पैर एक्सीलेटर पर दब जाता है, जिससे पुलिस की गाड़ी अचानक आगे की तरफ बढ़ने लगती है। इसी दौरान पुलिस स्नाइपर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे हालात थोड़ी देर के लिए उनके पक्ष में जाते दिखता है। कैरन यहाँ पे जोडी से कहती है यही सही मौका है, धुआं अब चारों तरफ फैल चुका है, हमें अभी ही भागना होगा। लेकिन जोडी पूरी तरह डर चुकी है, उसका शरीर कांप रहा है। वो कहती है कि वो नहीं भाग पाएगी। अब कैरन उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब जोडी नहीं मानती तो कैरन जानबूझकर अकेली ही जंगल की तरफ भागने लगती है। शुरू में धुएं की आड़ उसे कवर कर देती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है धुआं कम होने लगता है। अचानक स्नाइपर की नजर उस पर पड़ जाती है और अगले ही सेकंड एक हेडशॉट, कैरन वहीं ढेर हो जाती है। ये देखकर जोडी अंदर से टूट जाती है। वो देखती है कि कुछ पुलिस वाले अभी भी जिंदा हैं। वो हिम्मत जुटाकर भागती है और उनकी गाड़ियों के पीछे छुप जाती है। लेकिन स्नाइपर बेहद खतरनाक है। वो एक एक करके बाकी बचे पुलिस वालों को भी मार गिराता है। अब पूरे इलाके में सिर्फ मौत और सन्नाटा बचता है। जोडी समझ जाती है अब वो बिल्कुल अकेली है, लेकिन डर के साथ साथ उसके अंदर बदले की आग भी जल रही होती है। वो जानती है कि अगर उसने आज स्नाइपर को नहीं मारा तो वो उसका अगला शिकार बनेगी। वो धीरे से पुलिस की गाड़ी के अंदर घुसती है और इंजन स्टार्ट करती है। उसे ठीक ठीक पता है कि स्नाइपर किस पेड़ पर छुपा हुआ है। वो पूरी स्पीड से गाड़ी उस पेड़ की तरफ मोड़ देती है और जोरदार टक्कर मारती है, जिससे वो पेड़ हिल जाता है। स्नाइपर का संतुलन बिगड़ता है, उसका राइफल एक तरफ गिरता है और वो खुद रस्सी के सहारे लटक जाता है। अब जल्दी जल्दी वो अपनी रस्सी काटने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे हम पहली बार उसका चेहरा साफ साफ देखते हैं। वो धीरे धीरे जोडी की तरफ बढ़ने लगता है। जोडी भी कांपते हुए जमीन से बंदूक उठाती है और बिना सोचे समझे गोली चला देती है। एक दो लगातार 2 गोलियां उसे लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जोडी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो उसके पास जाती है और एक और गोली मारती है। फिर भी उसका मन नहीं भरता। वो दोबारा रिलोड करने की कोशिश करती है ताकि उसे फिर से गोली मार सके, लेकिन बंदूक जाम हो जाती
आती है। इसी दौरान उसकी नजर बंदूक पर बने कई छोटे छोटे निशानों पे पड़ती है। वो समझ जाती है कि ये स्नाइपर हर शिकार के बाद अपनी बंदूक पर एक निशान बनाता था ताकि उसे याद रहे कि उसने कितने लोगों को मारा है। ये देखकर जोडी को अपने सारे दोस्त याद आने लगते हैं। सेरा, टॉड, एरिक, कैरेन, सबकी मौत उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो बंदूक से स्नाइपर के शरीर पर बार बार वार करने लगती है, लेकिन इसी अफरा तफरी में अचानक बंदूक का ट्रिगर दब जाता है। अब अटका हुआ राइफल अचानक चल जाती है और गोली सीधे जोडी के पेट पे लगती है। वो लड़खड़ा कर पीछे हटती है और कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर जाती है और धीरे धीरे उसकी सांसें भी थमने लगती है। और इस तरह इस सुनसान सड़क पर आए हुए हर इंसान की मौत हो जाती है। कोई भी जिंदा नहीं बचता और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है।